लोगों को टारगेट बनाकर आरोपित किया है, यह उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी मनमानियां किस हद तक और कहां बुलंदी तक पहुंच गई थी। और जब उनको आज कोर्ट ने झटक कर जमीन पर गिराया है तो अपने आप बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उस बात का क्या होगा? आज 32 आरोपी बरी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें भंग की थी। क्या कसूर था मध्य प्रदेश सरकार का? मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी हुआ करते थे। और क्या कसूर था राजस्थान सरकार का, जिसके मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे? ये जो पाप किए हैं, अपराध किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, इसका दंड क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में इसका दंड निर्धारण कैसे हो? यह सब आज देश की 130 करोड़ जनता के सामने प्रश्न खड़ा होता है और फेंका जा रहा है कि यह भी अब डिसाइड करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा कि जो पाप किए हैं कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 साल 70 साल के अपने शासनकाल के दौरान, एक एक करके किन किन को हम उदाहरण बनाएं। वास्तव में राम जन्मभूमि या रामलला का मंदिर राजनीति का प्रश्न नहीं था, लोगों की आस्था का, श्रद्धा का, मान का, सम्मान का, संस्कृति का, संस्कार का मामला है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से उसका राजनीतिकरण किया, राजनीति का प्रश्न बनाया, यह जो अपराध है कांग्रेस पार्टी का, मैं समझता हूं इसके लिए इनको ना कभी भगवान क्षमा करेंगे, ना कभी जनता जनार्दन क्षमा करेगी। और आज कांग्रेस दंडित हो रही है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं। किसी जमाने में 440-43 सीटों लोकसभा में पाने वाली कांग्रेस आज 40-44 सीट पर आकर खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हजारों सालों के पूर्वज जो हैं, करोड़ों अरबों पूर्वज, उनका श्राप है, जिन्होंने भगवान राम को आराध्य मानकर, संस्कृति मानकर, संस्कार मानकर पूजा की। उनको राम राम नाम से हमारे दिन की शुरुआत होती है। उस राम नाम पर कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सरकार ने यूपीए 1 के कार्यकाल में प्रश्न चिन्ह लगाया, अस्तित्व को नकारने का काम किया, राम सेतु को तोड़ने का काम किया, यही कहकर कि भगवान राम किसी कवि की कल्पना है, वास्तविक पात्र नहीं है, जीवन चरित्र नहीं है। यह जो पाप है कांग्रेस पार्टी से, आज पूरे देश की 130 करोड़ जनता इसका जवाब मांगती है। चलिए, मैं कांग्रेस का भी यहाँ पे रिएक्शन लूंगी, इसके बाद मैं बंसल न्यूज़ से शरद द्विवेदी जी के पास जाऊंगी। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? 32 आरोपियों को बरी किया गया है। हेलो जी भूपेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी भूपेंद्र जी, कांग्रेस कैसे देखती है इस पहुंच फैसले रही है, को? आपका प्रश्न बताइए। कांग्रेस कैसे देखती है इस पूरे फैसले को? नहीं, ये फैसला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नज़र से देखने लायक फैसला नहीं है। इस फैसले को हमें कानून की दृष्टि से देखना चाहिए। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये जो है, ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, ये कानून का फैसला है और इसको कानून की दृष्टि से देखना चाहिए। भारत की जनता और भारत देश के जो नागरिक हैं वो लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं कि भीड़ तंत्र को अपनाना चाहते हैं। इस फैसले से ये दिशा निकलने वाली है। ये भारत की जनता को तय करना है कि उन्हें भीड़ तंत्र को स्वीकार करना है। जो सीबीआई की अदालत का फैसला आया है, उस फैसले में केवल एक ऑब्जर्वेशन और एक लाइन लिखी हुई है, और वो ये है कि चूंकि ये जो घटना घटी है, ये घटना प्री प्लान्ड नहीं थी, पूर्व नियोजित नहीं थी, पहले से इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, आकस्मिक घटना थी, इसलिए इस आधार पर इनको जो है बरी कर दिया गया है। ऐसा जो है हमें हमने अभी अपडेट्स पढ़े उससे हमें पता लगता है। इस आधार पर जो आगे भविष्य में फैसले आएंगे अदालत के सामने, वो फैसले समय को बड़ा कठिन कर देंगे। भीड़ की कोई ये गैर आकस्मिक भीड़ अगर कोई अपराध कर देगी तो आप उसको, उस अपराधों में आपको छोड़ना पड़ेगा लोगों को। तो इसलिए इसमें सरकार को अपील करना चाहिए और कानून के जो लोग हैं, बड़ी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्हें जो है इस पर विचार करना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ कि कानून इसके बाद आगे क्या रास्ता इख्तियार करेगा और ये जो है किस तरह की परिस्थितियां पैदा करेगा कानून के दायरे और क्षेत्र में। इस दृष्टिकोण से इस फैसले को अदालतों को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर अपील करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और ये राजनीतिक फैसला नहीं है, ये कानून का फैसला है और कानून के दायरे में ही इस पर विचार करना चाहिए। जो लोग राजनीतिक हुंकारे भर रहे हैं इस फैसले के माध्यम से, वो लोग जो है बहुत सजग लोग नहीं है और वो जो है इतना उतावले लोग हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि राजनीतिक तौर पे इसको नहीं देखना चाहिए, कि कानूनी तौर पे इसे देखना चाहिए। शरद जी, आप क्या सोचते हैं? कि आपने भूपेंद्र जी की भी यहाँ पे प्रतिक्रिया सुनी, कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत 28 साल लग गए
काफी ज्यादा इसमें जांच भी हुई और एक एग्जाम्पल सेट करना था। आपको लगता है इस पूरे फैसले को देखकर कानूनी तरीके से आप इस पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भूपेन जी भले ही ये बात कहें कि ये कानूनी नज़रिए से देखें और टेक्निकली वो पूरी तरह सही है, पूरी तरह दुरुस्त हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला रहा है जिसने देश की राजनीति को भी, देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया है। और इसका प्रभाव न सिर्फ बीजेपी पर भी रहा है बल्कि कांग्रेस पर भी रहा है। अभी हमने देखा कि जिस दिन राम जन्मभूमि मामले को लेकर मंदिर के शिलान्यास की बात थी, उस दिन कांग्रेस कार्यालय पर भगवान राम का एक बहुत बड़ा चित्र हमने देखा। ये दरअसल देखिए, इसको किसी और नज़रिए से देखने के बजाय मैं ये कहूँगा कि काल समय परिस्थिति के अनुसार संस्थाएं भी बदलती हैं, संगठन भी अपने निर्णय को बदलते हैं, या आप उसको उनके नज़रिए से देखें तो वो ये कहेंगे कि हमारी भावना तो आरंभ से ये रही है, लेकिन उसका प्रगटीकरण शायद पहले उतना नहीं था। आज कांग्रेस भी जिस तरह से खुलकर धर्म को लेकर अपनी बात रखती है, अपनी राय रखती है, कमलनाथ जी जो पीसीसी चीफ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो खुलकर अपने हनुमान भक्त और एक धार्मिक रीति नीति को कभी भी उन्होंने पर्दे के पीछे रखने की कोशिश नहीं की है। जी जी जी। तो परिस्थितियां बहुत बदल गई कुछ हैं। रिएक्शन मिल रहा है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलिए, तो लगातार ये प्रतिक्रिया मिलती रहेंगी। जी शरद जी, आप अपनी बात रखें। तो ये बहुत अहम बात है इसमें करिश्मा की, ये राजनीतिक तौर पर भी 1990 में जब राम जन्मभूमि मसले को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी, देश की राजनीति पर उसी समय एक गहरा प्रभाव आप कह सकते हैं कि इस मसले को लेकर बहुत साफ तौर पर इम्पैक्ट आया था। और जब बिहार प्रवेश के पहले तत्कालीन जो मुखिया थे बिहार सरकार के, लालू प्रसाद यादव ने उन जी हेलो जी जी चलिए, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये मसला राजनीतिक तौर पर भी एक बहुत अहम तौर पर सामने आया है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उभर कर सामने आया है। और यही वजह है कि इस मसले ने न सिर्फ देश की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया, बल्कि ये माना भी गया कि भारतीय जनता पार्टी जो रही उसको राजनीतिक तौर पर इस मसले ने बहुत देश की राजनीति में, क्योंकि शायद या निश्चित तौर पर ये देश की जनभावनाओं से जुड़ा एक बड़ा मसला था। और जिस मसले को भारतीय जनता पार्टी ने जब आगे रखा तो इस देश के लोगों ने, ख़ासतौर से बहुसंख्यकों ने, इस पूरे मसले को सर माथे लिया और उसका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उन्नयन में एक बहुत बड़ा योगदान इस पूरे मसले का रहा। कांग्रेस इसको लेकर, हालांकि कांग्रेस की ये बात आरंभ से रही है, उसका दावा रहा है कि राम जन्मभूमि मसले में ताला खोलने की पहल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में हुई थी, और ये बात वो हमेशा कहती भी रही है। लेकिन कई बार इस मसले को लेकर कांग्रेस अपनी रीति नीति को लेकर जिस तरह से शायद खुलकर स्पष्टता से अपनी बात नहीं कहती रही है, माना यह भी गया है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की तरफ से कि उसकी कीमत भी कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बात को समझकर, हमने देखा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो हर इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत किसी शिव मंदिर से करते हैं। उनके बारे में माना भी ये जाता है कि वो शिव के भक्त हैं और कैलाश मानसरोवर की उन्होंने यात्रा भी की है। उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में रसाकशी भी चलती रही है। लेकिन ये पूरा मसला अब ऐसे मकाम पर आकर, आज जब 2020 में आप ये कह सकती हैं, हम ये कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि मसले का पटाक्षेप, जो उसको लेकर कानूनी लड़ाई थी, तमाम मसले थे, या राम जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर बनने की बात थी, आज वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। तो ये मसला जब अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ चला है तो ये कुछ परिवर्तनों का भी देश की राजनीति में कारण बना है। और कुछ ऐसे कारण भी हैं जो बड़े अलग और भिन्न टाइप के कारण भी हैं। आज आप देखिए कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है महाराष्ट्र में। वो शिवसेना जो एक समय हिंदुत्व के मान बिंदुओं की वाहक थी, तो बहुत सारे परिवर्तन भी घटे हैं इसके बीच में। और आज हम कांग्रेस की राजनीति में भी एक साफ परिवर्तन देखते हैं कि हिंदुत्व का विषय जो है उसको लेकर कांग्रेस के नेता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी बात कहने से छिपाते नहीं हैं, अपनी भावनाओं को वो खुलकर अपनी बात कहते हैं। और मसला चाहे राम जन्मभूमि का, और राम जन्मभूमि मंदिर का जिस तरह कांग्रेस ने स्वागत किया है, वो ये भी बताता है कि कांग्रेस अब इन विषयों पर शायद वो ये मान चुकी है कि पहले उसने जो एक संयम बरतने की कोशिश की धर्म से जुड़े विषयों पर, उससे उसको नुकसान ही हुआ, या उसकी मनोभावनाओं को ठीक से देश ने समझा नहीं, इसलिए उसने भी एक परिवर्तन अपने भीतर किया है। इस पर मैं ज़रूर भूपेंद्र जी की राय जानना चाहूँगा करिश्मा। जी बिल्कुल, भूपेंद्र जी के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को शरद जी कुछ फैसले से जुड़ी बड़ी बातें बता देते हैं कि अराजक तत्वों ने बाबरी को तोड़ा था, सीबीआई सबूत जुटाने में नाकाम रही है। ये इस फैसले की 5 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी कि साजिशन नहीं थी। 6 दिसंबर 1992 की घटना अचानक हुई थी। इन 32 लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश की थी। तो बाबरी केस में फैसला आ चुका है, सभी 32 आरोपियों को यहाँ पे बरी किया गया है। आडवाणी, जोशी जो कि एक बड़े चेहरे इसमें थे, वो इसमें शामिल थे, कल्याण सिंह, उमा भारती, सभी को बरी कर दिया गया है। और ये फैसले की जुड़ी 5 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही बंसल न्यूज़ है शरद द्विवेदी जी, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण गोपाल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे फैसले को लेकर, आप कैसे इस पूरे फैसले को देखते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। करिश्मा जी, मुझे लगता है जस्टिस प्रिवेल्ड, न्याय हुआ है। न्याय अदालत के फैसलों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की जाती कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको सर्वथा आपको स्वीकार करना पड़ता है। जिस तरह है रियासती जमाने में धर्म गुरु हुआ करते थे, उसी तरह से आपको कुल मिला के स्वीकारना पड़ता है कि न्याय हुआ है। और मुझे लगता है न्याय की मीमांसा आप नहीं कर सकते, न्याय को आप अपील कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। चुनौती कई बार शब्द लोग उपयोग करते हैं। मुझे लगता है अदालतों के फैसलों को उसकी सर्वे उससे बड़ी अदालत में आप रिव्यू के लिए ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 28 सालों में न्यायाधीशों, जांच एजेंसियों ने जो कुछ पाया उसके आधार पर एक फैसला आया है। आज अगर कांग्रेस इसकी विवेचन करती है या जो उनको करना है वो करे, भाजपा को जो करना है करे, उनके अपने राजनीतिक मामले हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आम हिंदुस्तानियों को इससे एक राहत महसूस हुई है। दरअसल इस तरह की तमाम घटनाएं हो जाती हैं, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को या नेताओं को जवाबदार नहीं ठहराया जा सकता है। हिंदुस्तान में कई बड़ी हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन वो कई बार उन्मादक जो समूह होता है उनके कारण सा होता है, उन्माद होता है। दूसरा, कांग्रेस ने निरपेक्ष रहने की बड़ी कीमत चुकाई है। जी चलिए, तो लगता है कि थोड़ा सा संपर्क हमारा उनसे टूटा है। जी शरद जी, आपने सुना पटेरिया जी की बातों को, जिस तरीके से वो विश्लेषण यहाँ पे कर रहे थे कि जस्टिस प्रिवेल, आपको भी क्या ऐसे ही लगता है? हालांकि बीजेपी कांग्रेस तमाम इसको राजनीतिक चश्मों से अगर हम इसे न देखें, कानूनी प्रक्रिया के साथ ही अगर हम इसको आगे देख रहे हैं तो बिल्कुल सहमत हूँ पटेरिया जी की बात से। कांग्रेस को अपनी निरपेक्षता की इसमें कीमत चुकानी पड़ी है, और काल, समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय भी बदले जाते हैं। और राजनीति में तो ये स्थिति, क्योंकि राजनीति जिस तरह से चलती है, राजनीति में कई बार कई मसलों पर आपकी राय भिन्न होती है, जिस पर आपकी राय पहले कभी कुछ और थी। और एक समय था जब कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्षता का बिंदु जो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होता है, और ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का विषय आज न सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी या देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, वो भावना इसी की तरफ इशारा करती है। करिश्मा शरद जी, कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं हमें, एक बार हम थोड़ा सा उस पर गौर कर लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। क्या करेंगे अब? दर्शन करेंगे हनुमान जी का, राम जी के दर्शन होते रहता है रोज। अच्छा, मथुरा को लेकर भी एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए, जो बिना है उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए, और फिर बढ़िया बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फैसला आया है। कैसे देखते हैं आप? ठीक है, देखो, ठीक है, तो सभी जगह फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। हमसे बात करने के लिए मंत्री गोपाल भार्गव जी। गोपाल जी, पहले तो आप इस फैसले को किस रूप में देखते हैं कि सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है? देखिए, उस समय जिस प्रकार का वातावरण था देश में, सारा हिंदू समाज और हिंदू समाज के अलावा जो निष्पक्ष होते हैं, वो सभी लोगों का इस बारे में एक मत था, एक राय थी कि अयोध्या में राम जी की जन्म हुआ, जन्म स्थान है, और प्रामाणिक रूप से ये बात सिद्ध थी कि रामलला यहीं पर विराजमान है। अब वहाँ पर यदि किसी विदेशी आक्रांता ने आके उसको तोड़ के मस्जिद बना दी, तो मुस्लिम समाज के लोगों का भी यह विचार था कि यहाँ पर राम मंदिर देश की आशाओं उम्मीदों का प्रतिबिंब था, और जिसे बगैर सोचे विचारे भीड़ ने, एक प्रकार से जिसको भीड़ कहते हैं, माप कहते हैं, उसने ये काम किया। ये कोर्ट ने फैसला किया है कि इसमें कोई सुविचारित या नियोजित तरीके से ये सब काम नहीं हुआ था। मैं मान के चलता हूँ कि सभी तथ्यों पर, साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ही कोर्ट ने सब किया है, और कोर्ट का फैसला जो है सभी को मानना चाहिए। सर, एक हम कह सकते हैं कि जो एक आरोप लग रहे थे लगातार, इस पूरे मामले में सियासत जो हो रही थी, अब हम कह सकते हैं उस पर भी पूरी तरीके से विराम लग गया है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, और सियासी लोग हैं तो सियासत करेंगे ही। जैसे अभी जो नया अध्यादेश और जो नया कानून पास हुआ किसानों के पक्ष में, सभी को मालूम कि इससे किसानों को अनंत लाभ होना है, इसके बावजूद भी विरोध कर रहे हैं। तो ये तो अब सभी सियासतदान यदि हमारा समर्थन करने लगेंगे तो फिर सियासत का वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ कि सियासत कौन करेगा। ये आस्था का केंद्र रहा है राम मंदिर हमेशा हिंदुओं के लिए, तो अब जो आस्था का केंद्र है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया है और अब इन सब में बरी कर दिया है। यानी पूरी रूप से हम कह सकते हैं कि अब राम मंदिर और हिंदुत्व की जीत, इसको कह सकते हैं। पूरी तरह से आप सही कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में जो भी बाधाएं थीं, राम जी की कृपा से, उनकी इच्छा से धीरे धीरे सारी बाधाएं, अब ये अंतिम बाधा है जिसको बाधा ही कह लें, यदि सजा होती है तो अर्थ ये होता है कि दोषी है, तो उनके लिए भी निर्दोष, और जैसा कोर्ट ने कहा कि पूर्ण नियोजित नहीं था, तो मैं मान के चलता हूं कि अब सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं। सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं राम मंदिर और हिंदुत्व की भावनाओं से जुड़े लोगों का। जो तमाम सियासत हो रही थी, जो सवाल उठ रहे थे, आरोप लग रहे थे, उस पर अब विराम लग गया है। वहीं इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सारे साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है, तो जब जहां सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसे जो है सबूतों के आधार पे देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई नया विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक विवाद खत्म हुआ है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। पूरे राष्ट्र को बधाई, सभी को मैं बधाई देता हूँ। चलिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है, और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था, आज विजय हुई है। जो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था, 28 साल तो फैसले का यहाँ पे स्वागत किया गया है। साथ ही ये जो बात यहाँ पे निकलकर मेरे सामने आई है कि जो सियासत हो रही थी उस पर अब विराम लग गया है। भूपेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिएक्शन दें, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही थी और कई आरोप, कई सवाल बीजेपी पर लगा रही थी, उन पर विराम लग गया है। भूपेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये आरोप आप लगा रही हैं कि जनता लगा रही है? नहीं, जो हमें अभी रिएक्शन मिले हैं उसके हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ।
इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं है, और मुझे हैरानी होती है कि एक कानूनी जो प्रश्न है, एक कानून का फैसला हुआ है, उस फैसले पर इतनी ज्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग सोच रहे हैं, तो मुझे तो उनकी सीमाएं देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। ये राजनीति का प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न जैसे कि अभी जो है आपने गोपाल भार्गव जी को सुना है, ऐसी विद्वान टिप्पणियां भी अपने को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये भीड़ तंत्र जो है, वही बात मैं कह रहा था।